different table for it. You can map those two tables by using employee ID maybe. Fine. So in SQL, complex attributes have a new table. Okay. For example, address, phone number. But coming on to NoSQL, you do not need to have a new table or something new. Okay. You can have a node, and that particular node can have multiple values with it. Fine. This is the case with NoSQL. First difference. Second difference, you may say in SQL, the whole tuple is not counted as a single entity. Fine. कैसे बोल सकते हो अभी that suppose you have a tuple, okay, you have a row. So वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रो का जो एम्प्लॉय आईडी है एंड रो का जो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो नेम है, उसका जो ईमेल आईडी है, ठीक है. सो इट इज काइंड ऑफ स्टोर्ड एट अ डिफरेंट लोकेशन. ईच थिंग इज स्टोर्ड एट अ डिफरेंट लोकेशन, दो इट इज लॉजिकली अपियरिंग कि वो एक ही टपल है, एक ही पर्सन के डिटेल्स है, बट talking physically in terms of computers, it is stored at different location and there are just pointers which says कि id के बाद I'll have to go to name and name के बाद I'll go to email address, ऐसा. ठीक है. It just appears a single entity in terms of logical sense, but in physical sense they may or may not be stored at different locations. Okay, so each value in SQL has its own address. ठीक है. हर एक वैल्यू का एक एक एड्रेस रहता है. So hence we can say the whole tuple is not counted as a single entity. If you have suppose 10 attributes in a tuples, then you have like 10 different entities over there which are appearing logically a single tuple. Okay, which logically belong to a single person. Fine. So each attribute value has its unique address, and hence while you can use select over there. Okay, so जब भी तुम whenever you write select email ID कॉमा एम्प्लॉय नेम, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड जितने एट्रीब्यूट्स तुम्हें चाहिए उतने ही यू विल मेंशन इन NoSQL, सॉरी इन SQL. ठीक है. इन RDBMS, सॉरी इन RDBMS तुम उतना ही मेंशन करोगे. अगर तुम्हें ईमेल आईडी नहीं चाहिए, सो जस्ट मेंशन एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, और इफ यू वांट ऑल जस्ट यूज सिलेक्ट स्टार. सो होता कैसे ऑपरेशन, फर्स्ट तुमने जो वेयर के आगे जो कंडीशन लिखी है, बूलियन कंडीशन, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, सो पहले आईडी इक्वल्स टू 1 फेच होगा तुम्हारे टेबल में. ठीक है. फिर वो पर्टिकुलर टपल will be traversed using maybe some loop. ठीक है. तो पहले फर्स्ट एट्रीब्यूट वाले कॉलम पे जाएगा, उसका वैल्यू दिखाएगा आउटपुट, देन इट गोज टू सेकंड एट्रीब्यूट, ठीक है, एंड देन शोज यू सम वैल्यू, देन थर्ड एट्रीब्यूट, ऐसे. ठीक है. सो इट इज नॉट कंप्लीट अ ब्लॉक. ऐसा कुछ एक ब्लॉक नहीं है कि वो ब्लॉक वो एड्रेस पे जाके यू विल गेट कंप्लीट टपल ओवर देयर, ऐसा कुछ नहीं होता है RDBMS. So yeah, on the other side, one record in NoSQL has a single identification unit. Okay, so in NoSQL we usually talking specifically about documented store. जिन्हें types of NoSQL जिन्होंने read किया होगा, so we have a document store over there in which we have documents. ठीक है. जैसे हमारे पास SQL में RDBMS में we have tuples. So you can say comparing it with now NoSQL, specifically document store, we have documents. Okay, so you can say tuple of RDBMS is equivalent to document of NoSQL. ठीक है. So वहाँ पे एक tuple एक ही लोकेशन पे स्टोर नहीं होता है. हो सकता है कि वो टपल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन, ईच हैव डिफरेंट फिजिकल एड्रेस. ठीक है. बट देन कमिंग ऑन टू NoSQL, ईच रिकॉर्ड हैज अ पर्टिकुलर एड्रेस, और अगर तुम वो एड्रेस को एक्सेस करोगे तो तुम पूरा रिकॉर्ड एक्सेस करोगे. ओके. यू लाइक तुम अगर तुम्हें वो रिकॉर्ड में से सिर्फ नेम और फोन नंबर चाहिए, यू कैन एक्सेस इट. ठीक है, नो डाउट. बट व्हेन द एक्चुअल एक्सेस इज डन बाय कंप्यूटर, जब तुम कंप्यूटर को एक्सेस का रिक्वेस्ट जब तुम करोगे, ठीक है, द कंप्यूटर विल एक्सेस होल ब्लॉक, और वो होल ब्लॉक में से कंप्यूटर तुम्हारे रिक्वायरमेंट में से तुम्हें आउटपुट दिखाएगा. सपोज योर रिक्वायरमेंट इज ऑफ नेम, तो कंप्यूटर विल फेच नेम की को पहले फेच करेगा इन दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इन दैट ब्लॉक दैट इट हैज एक्सेस, एंड इट विल जस्ट शो यू दैट. ठीक है. सो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक कंप्यूटर एक्सेसिंग. ठीक है. सो कंप्यूटर विल एक्सेस होल ब्लॉक. But then in case of RDBMS, it will access sequentially. पहले name and then email ID, then phone number, ऐसा. Okay, so this is the case with NoSQL. So hence what we can say कि when we are talking in terms of retrieval, ठीक है, जब हम retrieval की बात करते हैं, so whole block at once can be retrieved in terms of in NoSQL. Okay, so return address, तो वो एड्रेस पे जाके वो पर्टिकुलर ब्लॉक पूरा तुम्हें कंप्यूटर रिट्रीव करके दिखा देगा, ऐसा. सो
On the other side, one record in NoSQL as a single identification, fine. It is not the case that name of record one can be differently accessed than phone number of record one, and so on. Hence, more focus is on storing relevant data as a whole. अभी दूसरा जो feature है, it is like कि NoSQL considers relevancy, right? So अगर मेरे पास एक पर्सन का what I can say डिटेल्स हैं, ठीक है, सो वो पूरे में एक ही ब्लॉक में स्टोर करूंगा, ठीक है, और दूसरे पर्सन का इन डिफरेंट ब्लॉक, ओके। सो वहां पे जैसा हो रहा था कि RDBMS में जैसा हो रहा था, वी हैव अ डिफरेंट कॉलम फॉर नेम, वी हैव अ डिफरेंट कॉलम फॉर एड्रेस। यहाँ पे यू डोंट एक्चुअली हैव कॉलम्स, ओके। यहाँ पे यू हैव ब्लॉक्स। नाउ वन ब्लॉक इज लिमिटेड टू मे बी अ पर्सन, मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करेगा। Another block is for different person, ठीक है, but then वहां पे you can also see it as a tuple। वहां पे NoSQL में SQL में you can see it as a tuple, or you can see your table as a collection of columns, ठीक है, where each column signifies a specific value, a specific attribute. One column may be of only email IDs, one column may be of phone number, but then coming on to NoSQL you have blocks. Now each block specific type of data for some specific entity, ऐसा बोल सकते हो। So relevant data for a specific person is stored in a single block. Relevant data for person Y is stored in another block, ऐसा। So in NoSQL we work in terms of blocks, or we work in terms of documents, okay। So hence while inserting in NoSQL, hence you need to insert the whole record in NoSQL rather than making updates। अभी updates are quite costly in NoSQL because updates मतलब करना क्या होता है, basically when you say update employee name set update table name, I'm talking in terms of SQL, update employee table set employee name equals to पहले जय था फिर मैंने सागर कर दिया, ठीक है, अपडेट तो सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू सागर वेयर आईडी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली मेरा जो कंट्रोल है गोज टू दैट पर्टिकुलर कॉलम, कौन सा, एम्प्लॉय नेम का, बिकॉज आई वर्क इन एड्रेसेस ओवर हियर, हर वैल्यू का आई हैव एन एड्रेस ओवर हियर, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा एंड देयर इट विल अपडेट, ठीक है, बिकॉज नाउ इट फिजिकल एड्रेस अभी पता है, कोई भी वैल्यू का कोई भी चीज हो उसका फिजिकल एड्रेस इट नोस, ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड। NoSQL यू नीड टू से कि अपडेट द वैल्यू ऑफ नेम इक्वल्स टू दिस, तो पहले वो उस ब्लॉक पे जाएगा, वो ब्लॉक के अंदर जाके इट विल फेच कि वेयर इज माय की नेम्ड एज नेम, तो नेम वाला जो की है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो पहले उसको फेच करेगा सिक्वेंशियली मे बी, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डरिंग, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं रहता है NoSQL के रिकॉर्ड में। सो वहां पे जाके एक एक की को उठाएगा, चेक करेगा, इज दिस की फॉर नेम, इज दिस की फॉर आईडी, ऐसा जाके, ठीक है। सो इट विल हैव टू फेच, तो अपडेट करने, और फिर भी उसको एक बार मिल भी गया, सो इट विल फर्स्ट डिलीट दैट वैल्यू दैट इट ऑलरेडी हैज, और उसके ऊपर इंसर्ट करेगा न्यू वैल्यू। Why it will delete? Because a particular attribute of a NoSQL record can have multiple values, as told by me earlier. So maybe वो person के दो names हो, maybe there is an alternative name for him, maybe जयप्रकाश हो and / जय भी हो, ठीक है, दो values हो उसके लिए, it's possible, ठीक है। So I have to what I'll do, मुझे ये पता नहीं है मैं जयप्रकाश डिलीट करूं या जय को डिलीट करूं, राइट। सो इट विल सिंपली डिलीट बोथ नेम्स एंड पुट न्यू नेम सागर ओवर देयर, ऐसा, ठीक है। सो अपडेट्स आर क्वाइट कॉस्टली इन NoSQL whereas अपडेट्स आर इजी विद SQL, ठीक है। सो while like so what it is preferable कि जब भी तुम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, यू शुड इंसर्ट होल रिकॉर्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट देन कॉस्ट कम इनटू मैटर्स, ठीक है। अगर तुमने एक एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट एक बना लिया NoSQL में, ठीक है, और तुमने उसका नेम नहीं डाला सेइंग कि आई पुट इट आफ्टरवर्ड्स, सो देन पुटिंग इट आफ्टरवर्ड्स विल बी मोर कॉस्टली बेसिकली। So try to put everything at once whenever you are creating a record. So this can be said कि updates are costly. Okay, coming on to next point. SQL says I have a fixed schema and you need to explicitly mention whether null are allowed or not. ठीक है, so in SQL you need to mention, you need to beforehand know कि structure कैसा है, ठीक है, और उसी structure से आगे काम होगा. You can't go against that structure.
एक बार यू हैव फिक्स कि तुम्हारा चेक जो है पर 50,000 के नीचे ही रहेगा, चेक सैलरी इज लेस देन 50,000 अगर ये रहेगा ही, देन एट द लास्ट मोमेंट, टिल द लास्ट मोमेंट, अंटिल यू अप्लाई ऑल्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल्टर, जब तक तुम ऑल्टर नहीं लगाते हो तब तक योर सैलरी शुड बी बिलो 50,000 ओनली, ठीक है। यू कांट चेंज your schema at runtime, you can't change your structure at runtime. Why can't we change? Because there are a lot more things, ठीक है। अभी सैलरी जो है इट इज काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से, उसके ऊपर मैंने चेक लगाया 50,000 का, सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी रिटन समवेयर, ये चीजें पहले से कहीं लिखी होती है। सो व्हेन यू एक्चुअली डू ऑल्टर, अ लॉट मेनी थिंग्स हैव टू चेंज, ठीक है। जब तुम कोई स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हो, ठीक है, सिर्फ वही पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है। द साइज अलोकेटेड टू इट मे गेट अफेक्टेड, द पॉइंटर्स दैट आर अलोकेटेड टू इट मे गेट अफेक्टेड, the part of the hard disk where it is kind of stored, that may get changed, right? Hence what you can say, SQL में जो होता है it is fixed schema, sorry, SQL में जो होता है we have a fixed schema and you need to explicitly mention कि null allowed है या नहीं, इसके ऊपर मुझे कुछ चेक लगाना है या नहीं, मेरी प्राइमरी की क्या है, what is my foreign key over here, ऐसा। So each record can have its own attributes and their respective value in terms of NoSQL. Each record, हर एक रिकॉर्ड के पास अपने ही सेट ऑफ कुछ तो एट्रीब्यूट्स रहेंगे और अपने ही कुछ भी वैल्यूज रह सकते हैं, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो एनी कंस्ट्रेंट्स कि दिस पर्टिकुलर, सपोज किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, ठीक है। सो हाउ विल आई स्टोर दिस, आई टेक एग्जांपल ऑफ NoSQL। सो एक रिकॉर्ड में आई हैव फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बोथ, एंड सेकंड रिकॉर्ड में मे बी आई डोंट हैव अ लास्ट नेम, नल वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। जहां पे भी वैल्यू विल बी नल, वो एक्चुअल में वो की कभी प्रेजेंट ही नहीं रहेगी NoSQL में, okay। So NoSQL is next point, NoSQL is built keeping in mind scaling rather than consistency, ठीक है। So in NoSQL we are more concerned about scaling, ठीक है, we are more concerned about scaling, not with consistency, while in SQL, ठीक है, the database with much constraint, the database with much protections, ये SQL होता है, वहाँ पे consistency ज्यादा मैटर करती है, वहाँ पे correctness ज्यादा मैटर करती है। टेक एग्जांपल ऑफ अ बैंक, ठीक है, जब बैंक के जब ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वहाँ पर NoSQL नहीं यूज कर सकते, हैव टू यूज वहाँ पे, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर, दैट करेक्टनेस मैटर्स मोर। अगर A प्लस B का जो बैलेंस है वो X था ट्रांजेक्शन के पहले, तो बाद में भी X ही होना चाहिए, ऐसा मैजिक से कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस ऐड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी इज ऑफ मच मोर इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ बैंक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन। हेंस फॉर ट्रांजेक्शन वी वुड बी यूजिंग SQL database. SQL consistency is not not much importance, but then scaling is of high importance, ठीक है। scaling बोले तो what you can say कि suppose at a minute I have only 10 requests from suppose PICT college का कोई admission portal access कर रहा है, अभी we are just left with last 10 minutes to pay the fees, ठीक है। so kind of 500 to 600 people, this is just a small count, maybe consider 2 billion people are accessing the database of PICT at a single moment. So how will you actually handle these? So इसके लिए how to implement a distributed database system, how to distribute request among the servers, इसको बोलते हैं scale up या scale down करना, ठीक है। तो scale up means बहुत सारे like servers बढ़ा देना open to request, which will be open to request. Scale down means number of servers कम कर देना, because at a time you can't have maximum servers on. जितना तुम ज्यादा servers को on रखोगे to accept request, तुम्हारा cost उतना बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली जिसने भी AWS का कोर्स वगैरह किया रहेगा, या फिर एनी क्लाउड का किसी ने कोर्स किया रहेगा अगर, सो या फिर MongoDB में कैसे रिक्वेस्ट सर्व होती है या नोड में कैसे रिक्वेस्ट सर्व होती है, ही और शी माइट नो दिस कंसेप्ट स्केलिंग वाला, ठीक है। नहीं भी होगा तो एक बार बेसिक एक यूट्यूब पे 15-20 मिनट का वीडियो देख लेना, व्हाट इज स्केलिंग इन डेटाबेसेस, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर। So NoSQL is just built keeping in mind scaling is of more importance than consistency, and in SQL consistency is of more importance than scaling. Okay, so more focus, talking in terms of NoSQL now, more focus is on aggregation. So जब भी NoSQL whenever it was being prepared, so the main goal in mind was to talk in terms of aggregations बोले तो ऐसी चीज जो हमें एनालिटिक्स करने में बहुत काम आती है। Okay, now suppose you have 100 years old data, ठीक है। Now you want to see
कि मेरे पर्टिकुलर एरिया, मतलब मेरे माय होम टाउन नागपुर में एक पर्टिकुलर बैंक जो है, व्हाट ऑल लाइक कस्टमर्स कौन से चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, और व्हाट वी कैन से व्हाट ट्रेंड इज इमर्जिंग अमंग द कस्टमर्स इन नागपुर. ठीक है, सो आई हैव टू पुट सम एनालिसिस ऑन इट, आई हैव टू डू सम एनालिटिक्स. सो फर्स्ट थिंग दैट आई विल फाइंड इज व्हाट आई विल डू कि एवरेज डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स, एवरेज डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स थ्रू आउट द मंथ. सो यहाँ पे मैं एग्रीगेशन से डील कर रहा हूँ. व्हाट वाज माय एग्रीगेशन फंक्शन, मे बी एवरेज. ठीक है, देन आई विल डील विद मैक्सिमम. सो whenever we are primarily dealing with aggregations, whenever we are primarily dealing with data science, data analytics, analytics for some particular measure, whenever we are dealing with this, so then NoSQL can be used, because NoSQL provides faster aggregation functions. Okay, and then faster analytics too. Okay, so NoSQL, you may say NoSQL should be used there where knowledge and intelligence are required to be fetched from data. Okay, so I'm on to next. Yeah, so not built for updates. NoSQL is not built for updates. This is a disadvantage. Okay, and another thing, NoSQL is not read optimized. Okay, अब read optimized से मेरा मतलब क्या है कि so what you said कि मैंने बोल दिया कि retrieve a person's email ID with ID this. ठीक है, पर्सन का आईडी, वो रिकॉर्ड का आईडी ये इतना है, 123 रिकॉर्ड का आईडी है, एंड देन गो टू दैट रिकॉर्ड एंड देन फेच हिज और हर नेम मे बी. या सो अभी इसमें क्या होगा भाई, सिक्वेंशियल, पहले वो रिकॉर्ड के पास जाएगा, पहले ब्लॉक फेच करेगा कंप्यूटर, देन व्हाट सीपीयू विल डू, सीपीयू तुम्हारा पहले सर्च करेगा. ठीक है, वो नेम फील्ड है क्या वहां पे, सो इट विल सिक्वेंशियली सर्च टिल लास्ट, बिकॉज की वैल्यू है, कहीं पे भी रह सकता है. नेम कोलन जय सबसे पहला रखो, या फिर नेम कोलन जय सबसे लास्ट रखो. सो इट हैज टू कंसीडर वर्स्ट केस एंड इट हैज टू सर्च टिल लास्ट ऑफ द रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड का जो भी लास्ट की वैल्यू पेयर रहेगा, उसको हर एक की वैल्यू पेयर उसको सर्च करना ही है इन द वर्स्ट केस. ठीक है, सो सिक्वेंशियल टाइम यहाँ पे आ गया. यू कैन नॉट हैव समथिंग लाइक इज बाइनरी सर्च. Okay, so hence we can say that NoSQL is not read optimized. We can say slower read times. Okay, another thing which NoSQL does not provide is that is you don't have any referential key constraint support. Okay, हमने referential key constraint support हमने SQL में पढ़ा था. That is take an example where department CS department ID 7 does not even exist. ठीक है, then you can't have a person which belongs to department ID 7. Of records, talking in terms of document, what you can say, हर एक document का suppose a document belongs to a person, so person अपने डिपार्टमेंट आईडी को कुछ भी वैल्यू दे दे, किसी को कुछ पता नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर आर नो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स सेट ओवर हियर. ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे सेट नहीं होते हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर पर्सन अपना नेम स्पेलिंग गलत भी दे देगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मे बी यू कैन से नॉट स्पेलिंग एग्जैक्टली, बट देन यू कैन से अगर एक पर्सन ने अपना एड्रेस में पुणे डाला है, बट देन ही और शी हैज पुट पिन कोड 51106. ओके, उसने अपना पिन कोड, नाउ वी नोट कि 51106 इज नॉट फॉर पुणे. ठीक है, बट देन स्टिल योर पर्टिकुलर जो भी प्रोफाइल सेक्शन रहेगा वो उसे एरर नहीं देगा, बिकॉज देयर इज नो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ओवर देयर. वो कुछ भी डालेगा वैल्यू एंड इट विल एक्सेप्ट. ठीक है, ये सोच के, बिकॉज इट इज यूजर सेंट्रिक नाउ, हेंस वी कैन आल्सो से दैट योर NoSQL जो डेटाबेस है इट इज मोर ऑफ अ यूजर सेंट्रिक देन ऑफ, हेंस तो वही कंसिस्टेंसी वाली चीज आ गई. यहाँ पे करेक्टनेस नहीं देखते हम यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं हाउ इज माय डेटा गेटिंग स्टोर, कितने ज्यादा फास्ट रेट में मेरा डेटा स्टोर हो रहा है. ठीक है, आई वोंट चेक फॉर करेक्टनेस एंड ऑल. ओके, सो थर्ड पॉइंट वाज नो रेफरेंशियल की कंस्ट्रेंट सपोर्ट. And what we can say next point, SQL databases are actually known for capabilities for joins. These are complicated in case of NoSQL. अब ऐसा नहीं है कि you can't have joins in NoSQL, but then it's too complicated. ठीक है, because suppose I want to join department ID, maybe a department ID of one record with department ID of another record. मुझे ज्वाइन करना है, तो पहले वाले रिकॉर्ड में मैं जाऊंगा, उसको फेच करूंगा उसका ब्लॉक, फिर उसमें से मैं ढूंढूंगा कि डिपार्टमेंट आईडी वाली की कहाँ पर है. एक बार मुझे मिला, I'll store that address somewhere, then I'll store that thing somewhere, I'll go to another document sorry, and I'll fetch कि डिपार्टमेंट आईडी वाला एट्रीब्यूट है भी कि नहीं, अगर है तो फिर ढूंढने के बाद उन दोनों को मैप करो. सो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. Hence, joins are more complex in NoSQL. But then, talking in terms of SQL is maximum based on joins. अगर तुम्हारे पास joins नहीं है, so
तुम लोग डेटाबेस को पहले तो नॉर्मलाइज कर नहीं सकते, बिकॉज एक बार नॉर्मलाइज हो गया यू कैन ज्वाइन इट बैक अगेन. सो इसीलिए ज्वाइन इज ऑफ मच मोर इंपॉर्टेंस इन एसक्यूएल एंड इट इज काइंड ऑफ मोर इजी, बिकॉज वहां पे डायरेक्टली एड्रेसेस हमें पता होती है हर चीज की. तो ठीक है, सो वी डू नॉट नीड टू काइंड ऑफ फेच एवरी टाइम. मुझे जाके सिक्वेंशियली फेच नहीं करना है कि कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे, ऐसा नहीं करना है. ओके, so any doubts until now? Next we'll be studying classifying NoSQL databases. Just left with 15 to 20 minutes more. 15-20 मिनट में सेशन हो जाएगा. Not much to explain. Guys, just take a note कि ये जो बाकी सारी जो चीजें ना, I'll just explain it till sharding today. ठीक है, मैप रिड्यूस वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, हडूप के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, दीज आर यूजुअली नॉट आस्क्ड इन प्लेसमेंट्स जब तक तुमने उनको, unless you haven't done some projects on it, because these are not a part of, you can say, of NoSQL, but then these are added functionalities of NoSQL, which in these days some extra databases provide you. ठीक है, so until and unless you have implemented those in your projects, no one is going to ask you. ठीक है, अगर तो तुम्हें इंटरेस्ट है, मैप रिड्यूस वगैरह कंसेप्ट काफी अच्छा है. If you have such some interest in that, so you can read it online. ठीक है, I won't be explicitly taking it today. Fine, and then other things what I can say is बिग डेटा जैसे मैंने बोला, बिग डेटा, हडूप, HDFS एंड मैप रिड्यूस. सो बेसिकली ये सारे हडूप के अंदर ही आते हैं. जिन्होंने हडूप के प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हो, या दोज हु वांट टू लाइक हैव एन एक्स्ट्रा स्टार ऑन अ रेज्यूमे, यू कैन रीड हडूप फ्रॉम दिस थिंग्स. ठीक है, और बाकी ऑलमोस्ट आई ट्राइड टू कवर. सो स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा, यस, इट्स अंडरस्टूड. की वैल्यू स्टोर, ओके, या but we have almost covered. We are just left with this classifying data, NoSQL database. I'll cover it now. Okay. Just take a 2-minute break. कुछ अगर doubt हो तो तुम पूछो. ठीक है, I'm here. So, hello. I just saw कि you guys would be requiring a PDF. Fine. So I don't have actual a PDF. I have a shared document with me, which I'll be sharing shortly. Okay. I'll share the link with Sagar. He will share with you. Right. So continuing further, we have classifications in NoSQL databases, which is mainly on the basis of storage. Okay, how the so basically what is the type of storage used and how actually records or key value pairs are stored. Basically, okay. So first one, which is the most important one and which is the basis of almost all. Okay, not all, but then almost all. Yeah. So it is key value storage. So what you can say about key value storage, each and everything that is stored in the database now, okay, it needs to have a unique key for itself. Okay, जो भी तुम चीज स्टोर करते हो हर एक का एक यूनिक की होना चाहिए. So I'll read it. Each value needs to have a unique key used where fast retrieval on basis of keys is required. So वहां पे यूज करना है ऐसा वाला स्टोरेज where you know the key. ओके, तुम्हें एक पर्टिकुलर एक आईडी पता है एंड यू नीड टू नो कि वो पर्टिकुलर आईडी पे वैल्यू क्या है, ऐसा. सो फास्ट रिट्रीवल ऑन द बेसिस ऑफ कीज इज रिक्वायर्ड. दीज आर आल्सो द मोस्ट स्केलेबल वंस. सबसे ज्यादा स्केलेबल होते हैं ये. अलाइंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और यू में से शार्डिंग
of large amounts of data, have a dictionary data structure. So Python में जिन्होंने भी dictionary use किया रहेगा या फिर hash map in Java, they might know what I'm talking about. So have a dictionary data structure that consists of a set of objects that represent fields of data. Okay, so basically what do we have? We have a kind of बहुत सारे objects का हमारे पास set है. Maybe you can say बहुत सारे key value pairs हैं हमारे पास. फिर उन पूरे की वैल्यू पेयर्स का एक मैंने नया की वैल्यू एक पेयर बना लिया. ओके, सो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट फील्ड्स ऑफ डेटा. बहुत सारी फील्ड्स ऑफ डेटा हैं, उन सबको एनकैप्सुलेट करके मैंने एक बड़े ऑब्जेक्ट में रख दिया. राइट, सो ईच ऑब्जेक्ट इज देन असाइन्ड अ यूनिक की टू रिट्रीव डेटा स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. Okay, you need to so to retrieve any data stored in a particular object, you need to know the key of that particular object. ठीक है, so basically you have a lock, you need to have a key. If you have if you have the correct key, you will get उसके अंदर का तुम्हें data accordingly मिल जाएगा, kind of ऐसा. Okay, so it's very simple. Key value pair में you need to have a key and you can get the value. Okay, so dictionary data structure use होता है यहाँ पे, and then you can have keys of a set of objects also. ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को बहुत सारे 10-12 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक पैकेज में एक्यूमुलेट कर दो, विच इज इटसेल्फ अ की वैल्यू पेयर, एंड देन उस पूरे को भी एक तुम की दे दो. राइट, तो जेसन फॉर्मेट एक बार रीड कर लेना. आई गेस ऑल माइट बी अवेयर ऑफ इट. अगर नहीं पता होगा तो एक बार जेसन फॉर्मेट रीड कर लेना, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, coming on to next one, we have document database. अब document database में क्या है? It's kind of like comparing it with a RDBMS. What we can say, a document can be termed as a tuple in SQL. Document in NoSQL can be termed as tuple in SQL, and then a table in SQL can be termed as collection in NoSQL. Okay, so document database is type of NoSQL database that consists of sets of key value pairs. ठीक है, so भाई लास्ट जैसे था ऊपर वैसा ही है, but then difference क्या है we'll see. ठीक है, then consist of sets of key value pairs stored in a document. So basically पहले जो हमारा था, we didn't have blocks in those key value pairs. ठीक है, हमारे पास blocks नहीं थे, वो तो मैंने 10 to 12 objects लिए और उनको मैंने as a package बना के I presented as the object. But then when you talk of document database, you have specific blocks. ठीक है, तुम्हारे पास जब इंटरनली जब स्टोर होगा ना तो सब कुछ ब्लॉक के फॉर्मेट में स्टोर होगा. वहां पे जब इंटरनली स्टोर हो रहा था, वहां पे एक्सप्लिसिटली की वैल्यू फॉर्म में स्टोर हो रहा था. यू डोंट हैव ब्लॉक्स ओवर देयर. ठीक है, सो ईच डिफरेंट की वैल्यू हैज अ डिफरेंट एड्रेस में भी, हैज अ डिफरेंट फिजिकल एड्रेस इन की वैल्यू डॉक्यूमेंट्स, इन की वैल्यू स्टोर. राइट, बट देन इन डॉक्यूमेंट डेटाबेस स्टोर यू हैव स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स. ठीक है, तो एक ब्लॉक अभी ऐसा हो सकता है your block is quite big. ठीक है, so it may occupy the size of 2 blocks. Hence you can say ये particular object का तुम्हारा size 2 block का है, maybe. ठीक है, but then in key value pair, key value store, each key value has a different section in memory. ठीक है, भले ही तुम्हें लॉजिकली वो दिख रहा है कि इट इज ऑफ सेम रिलेवेंस, मतलब व्हाट यू कैन से कि एक पर्टिकुलर की वैल्यू बिलोंग्स टू इज रेलिवेंट टू अनदर पर्टिकुलर की वैल्यू एंड हेंस दे आर इन अ सिंगल पैकेज, ऐसे तुम बोल सकते हो. बट देन इट इज जस्ट लॉजिकल, वो तुमने लिखा है ऐसा इसीलिए तुम्हें लग रहा है. बट देन टॉकिंग एट लोअर लेवल टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मेमोरी, दे माइट बी स्टोर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. Okay, but then in document database you actually have blocks. ठीक है, so if I say I want to retrieve a block of ID 123, तो 123 में जो भी रहेगा, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो सब तुम्हारे पास आ जाएगा एक साथ एट वन टाइम एक्सेस में आएगा. ठीक है, डेटाबेस में ये डिफरेंस है that we work in terms of blocks, we work in terms of actual documents. Okay, but then storage वैसा ही है, की वैल्यू के टर्म्स में होता है. अभी हर एक ब्लॉक के अंदर की वैल्यूज रहेगी यहाँ पे. Okay, so that consists of set of key value pairs stored in a document. These documents are basic units of data. So as I said, everything is stored in terms of blocks. So you cannot, what you can say, you cannot break down a document into more simpler terms. Okay, so document is kind of cell here now. ठीक है, जैसे अपने ह्यूमन बॉडी का सिंपलेस्ट पार्ट जो रहता है वो सेल रहता है ना, वैसे ही फॉर डॉक्यूमेंट डेटाबेस, डॉक्यूमेंट इज अ सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ दिस डेटाबेस, दिस स्टोरेज. ओके, सो these are basic units of data which you can also group into collections. अभी बहुत सारे ब्लॉक्स को मैंने accumulate कर दिया, मैंने aggregate कर दिया एंड मैंने उनको एक collection का नेम दे दिया. SQL में we had table, यहाँ पे we have collections. Simple.
based on their functionality. Now you may say कि I can have a personal details का चीज, ठीक है. So personal detail को मैंने collection का name दे दिया, ठीक है. I said कि मेरा एक collection exist करता है personal detail. उसमें मेरे कैसे blocks होंगे? So block for person number 1, जहाँ पे वो person number 1 के सारे relevant details रहेंगे, which she might have inserted in those. उसने एड्रेस अगर नहीं सेट किया तो एड्रेस वाला की वैल्यू नहीं रहेगा मेरे पास, ठीक है. देन पर्सन 2 का, देन पर्सन 3 का. Fine. So you can have collections on here. Then you can use them for managing user profiles. अभी सबसे बड़ा यूज यही आता है यूजर प्रोफाइल्स में. कंसीडर फॉर एग्जांपल मे बी कोई ऐसा ब्लॉग कंसीडर कर लो जहाँ पे यूजर प्रोफाइल, ठीक है. पर्टिकुलर यूजर का अगर लास्ट नेम नहीं है, सो ही और शी मे नॉट प्रेफर टू पुट लास्ट नेम, हेंस उसका लास्ट नेम वाला की वैल्यू पर प्रेजेंट नहीं रहेगा. Now user profiles may differ according to information provided. So basically it's schemaless structure follow करता है. You don't have a fixed structure for the collections now, ठीक है. collections का structure fix नहीं है. उसके अंदर records ले सकते हैं, records के अंदर कोई भी attributes कोई भी कर सकते हैं, ठीक है. And then a schemaless structure allows you to have different attributes and values, ठीक है. इसका biggest and most successful example is MongoDB. By far the most advanced maybe document database. Okay, MongoDB. We have graph databases. Okay, so graph databases are these use actual graphical representation to manage data. Okay, जहाँ पे in graph what do we have? We have nodes and we have linkings. We have edges. By linkings I mean edges. ठीक है. So these may be directed edges or these may be undirected edges. Directed मतलब arrow वाले edges भी रह सकते हैं या फिर not arrow वाले edges भी रह सकते हैं. अभी what do a node represent? You can say a node represents an entity. A node represents maybe a block of data, ठीक है. जैसे अपना डॉक्यूमेंट में था, so a node can be thought of as a particular document, ठीक है. मतलब मैं बोल दूंगा टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट आई कैन से कि मेरे आईडी का एक अलग नोड रहेगा, मेरे फ्रेंड के आईडी का एक अलग नोड रहेगा, ठीक है. एंड द एज बिटवीन अस इट मे बी इट इज काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है. मुझे और मेरे फ्रेंड हाउ वी आर रिलेटेड. तो सपोज आई पोस्टेड समथिंग ऑन माय प्रोफाइल, ठीक है. मेरे फ्रेंड ने मेरे फोटो को लाइक किया. माय फ्रेंड का जो है वहां से एक रिलेशनशिप जनरेट होगा. इट विल कम टू मी, मतलब एरो विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स माय नोट एंड वो रिलेशनशिप का नेम माइट बी लाइक, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर पोस्ट इज लाइक्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन. आई नीड टू हैव एनालिटिक्स ऑन दिस एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर या फिर ऑन पर्टिकुलर डेटा, on some particular random data. मैंने अगर बोल दिया कि this particular post with this ID, this has got how much likes and these likes are belonging from which region maybe, these likes are belonging from which age, maximum जो likes हैं वो कौन से age से belong कर रहे हैं. So for that kind of thing you can use graphical databases. So in graphical databases relationships are of more importance. ओके, एंटिटीज तो एग्जिस्ट करेगी, डेटा तो रहेगा ही, डेटा नोड्स रहेंगे, बट देन रिलेशनशिप्स आर ऑफ मच मोर इंपॉर्टेंस देन द एक्चुअल एंटिटीज. हेंस तुम्हारा ग्राफिकल डेटाबेस रहेगा उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर पोस्ट एंगेजिंग रहेगा. मतलब वो पोस्ट को उतने ज्यादा या तो लाइक्स होंगे या तो डिसलाइक्स, बट देन इट इज काइंड ऑफ बहुत ज्यादा. अभी जैसे सुशांत सिंह का अभी हैश जस्टिस फॉर सुशांत सिंह ये ट्विटर पे हैशटैग बहुत ज्यादा चल रहा है. सो व्हाट डज इट मीन? उसका जब तुम एक ग्राफिकल डेटाबेस जब तुम प्लॉट करोगे, ठीक है, यू विल हैव अ लॉट मेनी रिलेशनशिप्स. every 9 out of 10 person may have a kind of arrow towards Sushant Singh's node. Okay, ऐसा तुम बोल सकते हो. So I'll read it once. So not of much use since these exhibit relationship as a major advantage only. तो ये सिर्फ वहीं पे यूज होंगे where relationships do actually matter. And relationships वाले अपने use cases बहुत कम होते हैं. Only you can say कि relationships वाली चीजें सिर्फ तब आती है when you talk of social media handles. Okay. So social networks often use graph to store information about how their users are linked, how a post shared or posted by user one is liked by someone, commented by some, analytics for that post, etc. And example can be said as Neo4j. You can surf it online. Neo4j क्या है? It is an example of graphical database. Okay. So coming on to next one, what we have? Yeah, we have a last one, wide column databases. Okay, so wide column databases में भी क्या होता है? Database is explicitly organized in terms of columns. Okay. Now, which will function similar to tables in relational databases. तो इनका जो फंक्शन रहता है इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दोस इन रिलेशनल डेटाबेसेस बट नॉट डन एग्जैक्टली. ओके, सो व्हाइल एक्सेसिंग आई विल टेल यू व्हाट द डिफरेंस इज. मतलब व्हाई इज इट नॉट काइंड ऑफ रिलेशनल?
बट देन जब स्टोरेज के फॉर्म में मैं देखूं तो स्टोरेज में इन कॉलम वाइज दे स्टोर द डेटा. ओके, सो इंस्टेड ऑफ सिक्वेंशियल रीड ऑफ ईच एट्रीब्यूट यू गो हियर इन वर्टिकल सेंस व्हिच सेव्स अ लोड्स ऑफ टाइम. अब whenever you are talking about relational databases, okay, so वहाँ पे कैसा होता है, I'll say select employee ID, comma employee name, comma employee email address from table 1 where ID equals to 5. So इससे क्या होगा, पहले मेरा जो ID है वो 5 सर्च होगा, ठीक है, एंड देन सिक्वेंशियली आई विल गो टू फर्स्ट ID वाला कॉलम, देन आई विल गो टू नेम वाला कॉलम, आई विल डिस्प्ले इट, देन आई विल गो टू ईमेल एड्रेस वाला कॉलम, आई विल डिस्प्ले इट. सो सिक्वेंशियल यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, राइट. सो सपोज आई हैव अ बिलियन रोज नाउ, अब बिलियन रोज है मेरे पास. व्हाट डिड आई से, fetch all the usernames of such person which are residing in Pune. ठीक है, मैंने ऐसा होगा, पहले मेरा एक एक टपल के पास आई जाके मैं चेक करूंगा कि ये पर्टिकुलर टपल का सिटी ऑफ रेजिडेंस पुणे और नॉट. ठीक है, फर्स्ट वाला अगर नहीं है, ठीक है, आई इग्नोर इट, आई गो टू नेक्स्ट वन. अगर नेक्स्ट वाला है, सो उसका पहले मैं यूजर नेम के कॉलम पे जाऊंगा. for that so sequentially I have to go to username का column now. Okay, then I'll go to next column. फिर मैं उसका यूजरनेम सपोज है डिस्प्ले, I'll go to next column, I'll see कि वो ये पुणे में रहता है कि नहीं बंदा, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली. सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग सिक्वेंशियली थ्रू आउट द टपल. मैं एक टपल पे पहले जाऊंगा, देन आई गो टू नेक्स्ट टपल एंटायरली, देन नेक्स्ट टपल एंटायरली, सो ऐसे जाऊंगा, ठीक है. सो बेसिकली इफ आई से इन अ टेबल, इफ आई हैव maybe I have suppose 10 attributes. So पहले टपल के 10 attributes I have to traverse. Then next टपल के 10 attributes I have to travel and so on. ठीक है, traverse करना है मुझे. So अभी ये वाले डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए कैन यूज वाइड कॉलम डेटाबेस. इसमें जो होते हैं, इसमें जो टेबल्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेबल्स ओवर हियर, बट इसमें टेबल्स आर ऑफ ओनली 2 फील्ड्स. फर्स्ट इज द आईडी, नेक्स्ट इज okay, wait, let me take an example. Give me a minute. Yeah, is my screen visible? So I'll take it as a yes. So as you can see, यहाँ पे जैसे अभी what this guy was telling me, मैंने वीडियो अभी recently देखा है. So basically he was telling me पहले ये वाला पूरा row I will traverse, then I'll go to this row, then I'll go to this row, and suppose I want to find a particular, I want to find all such people which have the team name as BAL. ठीक है, so I'll go to this row, I'll go to this row, and I'll then again accordingly fetch. ठीक है, अब what in columnar database what I'll do, इन कॉलम्स को अलग से रखूंगा. इसने एक जैसा ही है, आई विल हैव डिफरेंट कॉलम्स, ठीक है, वेयर आई विल हैव रो आईडी एंड दैट कॉलम नेम. तो रो आईडी कॉमा लीग, इसका एक अलग टेबल आई विल हैव. यहाँ से मैं स्प्लिट मार दूंगा, अलग टेबल, एंड देन अगेन आई विल हैव रो आईडी कॉमा प्लेयर, इसका अलग टेबल आई विल हैव. देन रो आईडी एंड पोजीशन, इसका अलग टेबल. देन रो आईडी एंड टीम, इसका अलग टेबल रहेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई डायरेक्टली गो टू द टीम वाला जो टेबल है ना मेरा, जहाँ पे टीम एज अ कॉलम मेरा प्रेजेंट है, मैं डायरेक्टली वहां पे जाऊंगा एंड आई जस्ट फेच वर्टिकली. मैं ऐसा वर्टिकली जाके वहां पे फेच करूंगा कि जो सेल्स में यू हैव BAL एज द वैल्यू का तुम आईडी रिकॉर्ड कर लो, एंड देन मेन टेबल में जाके जस्ट फेच दोस आईडी, वो वाली पर्टिकुलर आईडी पे जो भी वैल्यूज है सारे तुम आउटपुट में दिखा दो. ठीक है, सो दिस इज वाइड कॉलम डेटाबेस. ओके, दिस वन इज वाइड कॉलम डेटाबेस. So coming on to next thing now, what I have. Yeah, so we are done with all 4 types of NoSQL databases. Fine, I'll be now letting you know what is database sharding. So sharding, by sharding what I mean, like to distribute
something. Okay, so first of all, NoSQL database जो है, it is considered for those where we have a lots of requests at a single time. ओके, सो जहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा रिक्वेस्ट एक साथ जब अपीयर होती हैं, सो फॉर दैट केस वी हैव NoSQL डेटाबेसेस. सो इसमें भी हैव अ कंसेप्ट ऑफ शार्डिंग. ठीक है, सो डेटाबेस शार्डिंग मतलब डेटाबेस को काइंड ऑफ मैंने स्प्लिट करके बहुत सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो आई में से कि आई सो basically for sharding we need to have some attribute on basis of which I will shard. So I'll just read out: take all server requests and map them to servers. So suppose I have 10 servers, okay, and my database is like collectively quite huge. Some trillion bytes of data है मेरे database में. ठीक है, so मैं उस particular trillion bytes को I'll divide it among certain servers. ठीक है, so जब भी मेरे पास रिक्वेस्ट नंबर सपोज 2000 आई, सो 2000 को आई विल डू सम हैशिंग. मैं कुछ हैशिंग लगाऊंगा उस पर, एंड देन आई विल फाइंड अ पर्टिकुलर आईडी. सो उस पर्टिकुलर आईडी से डिटरमाइन होगा कि ये रिक्वेस्ट कौन से सर्वर को जानी चाहिए. ये हरियाणा वाले सर्वर को जानी चाहिए, ये दिल्ली वाले सर्वर को जानी चाहिए. दिस इज नॉट नोन टू द यूजर, दिस इज नॉट नोन टू एंड यूजर, बट देन इट इज रिटन मिडिलवेयर में होती है ये सारी चीजें. ठीक है, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी एंड देन यूजर को अब सिर्फ आउटपुट से मतलब है. सो बीच में जो हो रहा है कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे जानी चाहिए, तो दैट ऑल इज कम्स अंडर शार्डिंग. ठीक है, सो यूजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट की एक आईडी है, एंड देन आईडी से आई कैलकुलेट अ हैश वैल्यू विच इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन. मतलब मैं एक फंक्शन के एक डेफिनेशन में डालूंगा एंड देन आई गेट सम आउटपुट. फिर सपोज मुझे आउटपुट मिला कि गो टू सर्वर नंबर 9, तो सर्वर नंबर 9 पे रिक्वेस्ट जाएगी एंड देन वहां से अकॉर्डिंगली डेटा फेच होगा एंड देन यूजर को वापस मिलेगा वो रिजल्ट ऐसा. So take all server requests and map them to servers. So basically mapping each server, each type of request. मेरी कितनी request है, उनका range क्या है. Suppose 1 to 1000 में मेरी request आएगी, so 1 to 50 I'll give to server 1. ठीक है, then 51 to suppose 150 I'll give to server 2 ऐसा. So partitioning is based on ID ranges, and partitioning is based on ID ranges. Each server gets a chunks of IDs. ठीक है, हर सर्वर के बाद अपने फिक्स एलोकेटेड IDs रहते हैं. सो अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे ही तुमने शार्डिंग की रखी है. अब सपोज एक टिंडर का एग्जांपल ले लो. ठीक है, टिंडर में कैसा होता है, इट इज यूजुअली डन ऑन लोकेशन बेस्ड. ओके, सो एक पर्टिकुलर लोकेशन के जो लोग हैं, दे माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन ओनली. अ पर्सन एक्स इज ऑपरेटिंग टिंडर, उसने ओपन किया ऐप. ठीक है, सो उसका रिक्वेस्ट कौन से सर्वर को जाएगा. ठीक है, इफ आई से दैट वो पर्टिकुलर पर्सन का जो करंट पिन कोड है, इट इज 411044. ठीक है, वो उसका पिन कोड है. सो 411044 मैप्स टू विच सर्वर. पहले उसका हैश वैल्यू इवैल्यूएट होगा इन द मिडिलवेयर, एंड देन उस पर्टिकुलर सर्वर के पास ही रिक्वेस्ट जाएगी. ओके, सो हियर आई हैव डन शार्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. Necessary that you do sharding on basis of IDs only. You can have multiple columns as well, multiple attributes as well. So the problem with sharding is, problem one may be join across shards. Suppose a request requires me to what I can say that particular query, वो user की जो query है, it requires me to have data from shard 1 as well as shard 2. So hence it will require the use of two servers now. तो पहले सर्वर 1 के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से आउटपुट फेच होगा, एंड देन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एंड आउटपुट आर गिवन टू सर्वर 2, और वहां से भी थोड़ा कुछ पार्शियल आउटपुट फेच होगा, एंड देन इट विल बी गिवन टू यूजर्स. तो दिस इज अ प्रॉब्लम विद शार्डिंग. ठीक है, यू एक्चुअली डोंट हैव अ सॉल्यूशन टू दिस, बट देन yeah, you can restrict the user to use a particular service only at a time. मतलब वो एक साथ he or she can't, like तुम उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, वो एक ही टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट ना भेज पाए, which requires different shards में भी. प्रॉब्लम 2 is a shard is big enough. अगर एक शार्ड मैंने मतलब सपोज पुणे का जो मेरा सर्वर है, पुणे रीजन का सर्वर है. Now I know that Pune is highly populated. Okay, तो वहाँ का shard if I consider as big enough, so what I can do, I can have an extra hardware over there. मैं वहाँ के middleware पे एक extra hardware रख दूंगा. What that hardware will do, it will maybe it will divide that particular shard into smaller shards more. ठीक है, लेकिन जब मेरा बाहर से कोई डेवलपर देखता है, he or she will think of Pune as a single shard only, but then I have a hardware in the like मिडिल वाला सेक्शन. व्हाट इट विल डू, वो पुणे को और डिवाइड कर देगा, धनकवड़ी अलग, कात्रज अलग, एंड देन मे बी डिफरेंट अलग ऐसा.
सो जब भी रिक्वेस्ट आएगी पहले वो मैनेजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी एंड देन ही और शी विल डिसाइड ये पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट है आई शुड गिव इट टू व्हाट सर्वर, मैं हिंजेवाड़ी वाले सर्वर को दूं, मैं कातरज वाले सर्वर को दूं, ऐसा, ठीक है. सो दिस इज अ सॉल्यूशन व्हेन द शार्ड इज बिग इनफ. सो प्रॉब्लम टू अ शार्ड इज बिग इनफ, सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर इट. नाउ थर्ड प्रॉब्लम में भी व्हाट इफ अ शार्ड में फेल, ठीक है, एट द रन टाइम व्हाट इज अ शार्ड में फेल. सो इट्स सिंपल, यू कैन हैव अ मास्टर स्लेव मॉडल. मास्टर स्लेव मॉडल तुमने पढ़ा होगा इन सीओए मे बी, या फिर ओएस में भी पढ़ा होगा शायद. So you can have a master slave model where every write is done on master. So master का काम रहता है write approve करना. So if a user wants to like make some updates on his or her profile, ठीक है, so वो पहले जाके master and slave are just machines, ठीक है, where मास्टर जो मशीन रहता है उसका ज्यादा प्रायोरिटी है, उसका से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है देन स्लेव. स्लेव का सिर्फ काम इतना है मास्टर से टाइम टू टाइम डेटा कॉपी करते रहना, जस्ट फॉर द रीजन दैट इफ मास्टर फेल्स तो फिर वो जो मेरा डेटा जो लॉस हो गया वो लॉस के लिए हाउ विल आई अकाउंट, ठीक है. तो स्लेव का जस्ट काम है टू कीप पोलिंग, टू कीप लाइक गेटिंग द डेटा फ्रॉम मास्टर. सो मास्टर से अपना डेटा जस्ट कॉपी करता रहेगा स्लेव, okay, and then whenever we want to make some updates, whenever we want to make some writes, so it is done by the master himself. Okay, so every write is done on master. Each slave keeps requesting master for updated copy, and each read request is distributed algorithmically for slaves, ठीक है. और जब भी कोई नया रीड रिक्वेस्ट आ रहा है, वी जस्ट नीड टू रीड डेटा, ठीक है, आई डोंट एक्चुअली नीड टू राइट डेटा और अपडेट डेटा. सो मेरे जो रीड रिक्वेस्ट है वो मैं अल्गोरिदमिकली डिवाइड करता हूँ अमंग द स्लेव्स, ठीक है. इन केस आई डोंट वांट टू पुट मच लोड ऑन द मास्टर. अब सपोज अ पर्सन वांट्स टू मेक सम चेंजेस इन हिज डेटाबेस, ठीक है, सो दैट वुड बी हैंडल्ड बाय मास्टर ओनली. बट देन देयर आर सपोज 15 मोर पर्सन्स विच जस्ट वांट टू एक्सेस अदर्स, दूसरों का उनको बस प्रोफाइल एक्सेस करना है. सो दिस थिंग आई विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्लेव्स, बिकॉज स्लेव्स के पास अपना अपना कॉपी है, ठीक है. they can have the functionality for accessing wala. I'll just give it to master because I'm considering ki at a time I have very less number of write requests than I have read requests, okay. So इसीलिए shard में fail only if it may have a large number of requests. और अगर मैंने सारी requests read write दोनों requests अगर मैंने master पे डाल दी, then you have a high probability to fail. Hence you divided it in master and slave configuration. So read requests which may be 10 million at a time may be handled by the slaves. You will distribute among 10 slaves, and write requests which may be 10 at a time, you may give it to master. Cool. Yeah. So this was it from my side for NoSQL. Okay. I don't specifically think कि इसके अलावा और कुछ पूछ सकते हैं NoSQL. So we haven't covered indexing part. So anyone if requires indexing notes, I'll be providing it within 2 days. Just give me ample of time. Yeah, मैं provide कर दूंगा सागर को, and then you can borrow it from सागर. Now, if you have any other doubts, you can wait, or else we are done with today's session.